नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत देहरादून से बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की खास बैठक होगी जो कि दोपहर 3 बजे निर्धारित की गई है। एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाना है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिसमें वित्त विभाग से जुड़े तमाम अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लगेगी। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज प्रदेश में मंत्रिमंडल की बैठक राज सचिवालय में होनी है। बैठक में 3 बजे से आपको बता दें इसकी शुरुआत है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर संभव है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार बैठक में एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 75% सब्सिडी पर ऋण दिए जाने का प्रस्ताव आ सकता है। तो वित्त विभाग से जुड़े हुए तमाम प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी। आज का दिन बेहद खास है। देखिए, सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं पर इसलिए भी किया जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाना है और इसी को लेकर ये जो बैठक है कई मायनों में बेहद खास हो जाती है। तो आज बड़ी खबर आपको बता दें, 3 बजे का इंतजार है जब ये बड़ी बैठक होगी सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, वाकई में देखिए आज का दिन बहुत खास भी है। वित्त विभाग से जुड़े हुए तमाम प्रस्तावों पर मुहर की संभावना है। मंत्रिमंडल की बैठक में और क्या कुछ खास निर्णय लिए जा सकते हैं? किन किन प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है? बिल्कुल दीपिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज 3 बजे से कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट बैठक में कई ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिस पर मुहर लग सकती है। सबसे पहली अगर बात करें प्रस्तावों को लेकर के, चूंकि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद उनकी जो कार्य योजना है, चूंकि जो उद्योगपति थे उन्होंने अपने अपने प्रस्ताव अभी तक दे चुके हैं उत्तराखंड सरकार को। अब सरकार उसमें कितना क्रियान्वयन करती है या उसमें कुछ बदलाव करती है, चूंकि एमएसएमई के कई ऐसे मानक हैं जिनको बदलाव किया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसमें बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं को सशक्तिकरण करने को लेकर के, जो एकल महिलाएं हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने को लेकर के सबसे बड़ा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश की महिलाएं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आस लगा के बैठी हुई हैं कि कब उन्हें रोजगार मिल सके, जो अपना आत्मनिर्भर बन सके। क्योंकि 75% की जो सब्सिडी है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनको दे सकते हैं और उनको आत्मनिर्भर किस प्रकार से बनाया जा सके, उनकी आजीविका किस प्रकार से चल सके, इसमें काफी खासा जो है फोकस रखा गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में। इसके अलावा अगर बात करें, वित्त विभाग के कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हैं जिसपे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। इसके अलावा अगर बात करें शिक्षा की, अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में चूंकि माध्यमिक के जो शिक्षक हैं उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सके या उनमें जो परसेंटेज है, चूंकि अभी तक की जो राज्य कर्मचारी थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें एक तोहफा दिया था, लेकिन अब राज्य सरकार जो शिक्षक है उनको तोहफा देने जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें, जो यूसीसी का जो मुद्दा है वो लगातार पूरे उत्तराखंड में बोला जा रहा है, लेकिन अब उस पर भी जल्द मुहर लग सकती है, क्योंकि यूसीसी के जो कमेटी बैठक थी उन्होंने अपने प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिए हैं और अब जो गेंद है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पाले में कि वो जल्द से जल्द यूसीसी को किस प्रकार से प्रदेश में लागू कर सके। जी दीपिका। बिल्कुल, देखिए इसके अलावा अनुज हम कह सकते हैं चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, इन तमाम तैयारियों को लेकर भी आगे बढ़ना होगा और इसी के साथ चूंकि अब सर्दी शुरू हो चुकी है, पर्यटन में भी इजाफा होने लगा है, तो यहाँ पर क्या इस क्षेत्र में भी कुछ काम किया जाएगा? बिल्कुल दीपिका, चूंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल से होनी है, इससे पहले क्या रोड मैप तैयार किया जाए, किस प्रकार से जो है चारधाम यात्रा सुचारू रूप से की जा सके, इसको लेकर भी मंत्रिमंडल में बैठक हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार की बात लगातार चल रही थी, तो हो सकता है कि जो 3 मंत्री बनाने थे
तो इस कैबिनेट बैठक में उस पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा अगर बात करें, चूंकि अभी 2 दिन पहले एक वन विभाग में क्या हादसा हो चुका है, तो बिल्कुल। वन विभाग में किस प्रकार से क्रियान्वयन हो सके, उनकी जो गाड़ियां मंगवानी है, चूंकि जो गाड़ी का ट्रायल हो रहा था उस पे दुर्घटना हुई है, तो मुख्यमंत्री ने आनन फानन में बैठक बुलाई और बैठक के बाद आज जो कि कैबिनेट बैठक है, तो उसमें वन विभाग को लेकर के कई जो अहम प्रस्ताव है वो भी लिए जा सकते हैं। पुलिस विभाग की अगर बात करें, चूंकि थाने और चौकियों को सीसीटीवी से लैस करने की बात जी। करी गई थी या उन्हें हाईटेक बनाने की बात करी गई थी, तो जी। इसका भी प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने आया बिल्कुल हुआ है। देखना तो यही आज होगा हो अनुज सकता है कि लगभग 3 बजे किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगती है, इसके अलावा राजस्व पर कितना भार आएगा। आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस खबर पे आपका बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं ठंड की। उत्तराखंड में ठिठुर रहे हैं लोग। जी हां, आपको बता दें लगातार जो तापमान है वो गिर रहा है। शीतलहर से लोग बेहद परेशान हैं। पहाड़ों पर इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है। गर्म कपड़े अलाव का लोग सहारा ले रहे हैं। तो 4 जिलों में आपको बता दें कोल्ड डे जारी कर दिया गया है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है। उत्तराखंड में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर देखिए लगातार बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों पे इसका साफ तौर पर असर पड़ता जा रहा है। देखिए पारा लगातार गिर रहा है। देखिए अब तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जो सैलानी हैं कितना जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तस्वीर तो आप देखिए, इससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग की हम बात करें, देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। लाहौल स्पीति में भी तापमान जो है माइनस के पार चला गया है। यहाँ पे देखिए गुलमर्ग की तस्वीरें देखिए, हर जगह आप नजर दौड़ाएंगे तो सैलानी तो खुश हैं, लेकिन जो वहाँ के बाशिंदे हैं, हालांकि इस ठिठुरती हुई सर्दी से उनको अभी राहत नहीं मिलने वाली है। पहाड़ों को देखिए जरा, आप मंजर देखिए किस तरीके से लगातार जो है बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछ चुकी है, घर ढक गए हैं और इसी के साथ साथ ये कहा जा रहा है कि तापमान और भी गिरेगा। हालांकि इस शीतलहर से लोगों की परेशानी बढ़ रही है, लेकिन पर्यटन का जो चेहरा है वो जरूर खिल रहा है, क्योंकि तमाम सैलानियों का इंतजार साल भर तक लोग करते हैं और कहा जाता है कि जब भी बर्फबारी होती है रुख पहाड़ों की ओर अनायास ही वो चलता है। तो सभी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कड़ाके की ठंड के बीच अलाव का सहारा, दिन भर शीतलहर भी चल रही है, लेकिन इस ठंड का लुत्फ उठाने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कहीं कहीं ऐसी जगह जहां तापमान -5 में भी पहुंच चुका है। देखिए उत्तराखंड में कपकपा देने वाली ये सर्दी है और इसी के साथ 4 जिलों में कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हो रही बर्फबारी से अब नदी और नाले भी जम गए हैं। देखिए ये बहुत खास है, क्योंकि सर्दी का सितम अब पड़ रहा है। पहाड़ों पर लोग गर्म कपड़े अलाव का सहारा ले रहे हैं। हम लगातार ग्राफिक के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, शीतलहर के चलने से लोगों को इस वक्त हाड़ कपा देने वाली सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड की वजह से बस की बात करें, ट्रेनें की बात करें, हवाई सेवाएं जो हैं वो तमाम सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। मैदानी इलाकों में भी ठंड का पूरा असर पड़ रहा है, यानी कि बर्फबारी पहाड़ों में हो रही है, असर मैदानी इलाकों में भी है। यहाँ पर शीतलहर इस वक्त चल रही है। दिल्ली एनसीआर का लगातार हम जिक्र करते ही हैं। आपको ये भी बता दें, क्योंकि इस वक्त कड़ाके की ठंड है, सरकारी स्कूलों में 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। पर्वतीय इलाकों में ज्यादातर स्कूल फरवरी में ही खुल पाएंगे। उत्तरकाशी की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, पिथौरागढ़ की बात करें, इन तमाम जिलों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी तक राज्य में मौसम शुष्क रहने की बात कही है। इधर बीमार लोगों को सावधानी बरतने की लगातार डॉक्टर अपील कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं कि समय से आप दवाएं लें और ठंड से बचें। अनुज हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अनुज देखिए, सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है, लोग गर्म कपड़े अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन पर्यटन में इजाफा जरूर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंतजार किया जाता है कब बर्फबारी हो और कब लुत्फ उठाने के लिए लोग पहुंचे। अनुज। बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से मौसम की अगर बात करें उत्तराखंड में, तो शीतलहर लगातार जारी है, ठिठुरन बढ़ चुकी है। साथ ही साथ अगर पहाड़ी जनपदों की अगर बात करें तो वहां पे बर्फबारी लगातार जारी है।
टूरिस्ट जो उत्तराखंड आए हुए हैं, चूंकि नए साल को मनाने के लिए टूरिस्ट उत्तराखंड आते हैं, तो मनाने वहां पे जो है बर्फबारी का वो लुत्फ उठा रहे हैं। चोपता है, नैनीताल है, अगर बात करें औली है, तो इन जो तमाम ऐसी जगह है जहां पे जो टूरिस्ट है वो बर्फबारी का लुत्फ उठा जरूर रहे। लेकिन अगर वहीं सर्दी की अगर बात करें तो चाहे देर रात की अगर बात करें या दिन की अगर बात करें, क्योंकि पाला भी पड़ रहा है और ठिठुरन भी लगातार जारी है। मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहां कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हरिद्वार की अगर बात करें, उधम सिंह नगर की अगर बात करें या चंपावत की अगर बात करें, तो ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पे कोहरा लगातार जारी है। दिन में भी अगर 12-1 बजे की अगर बात करें तो दिन में भी कोहरा जारी रहता है, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है। हाँ। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो थोड़ी बहुत धूप जरूर देखने को मिलती है, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो लोगों को ठिठुरन जरूर पैदा कर रही हैं। जगह जगह पे अलाव जलाए जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो आपको जगह जगह पे तिनका अलाव देखने को मिलेंगे, लोग सिमटे हुए देखने को मिलेंगे, देखो क्योंकि देखिए, लोग तो ठिठुरन भी अपना है। सर्दी और से अगर बचाव कर स्कूलों की रहे अगर हैं। बात करें तो करीब हाँ 14 जनवरी के बाद स्कूलों को खोलने की हिदायत दी गई है कि हाँ। 14 जनवरी के बाद अब स्कूल खोल सके। मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनका ये साफ तौर पे कहना है कि अभी कुछ दिन तक मौसम जो है इसी तरीके से शुष्क रहेगा। कई कई जगहों पे हल्की जो बारिश है वो हो सकती है, जिससे पूरे प्रदेश में ठिठुरन होगी और जो सर्द हवाएं हैं, जो बर्फीली हवाएं हैं वो जरूर चलेंगे, जिससे उत्तर भारत, चाहे दिल्ली की अगर बात करें, गाजियाबाद की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर बिल्कुल, बात करें, देखिए तो ये जो तमाम मैदानी हिस्से हैं। इलाकों में इसका असर साफ तौर पर आता है। देखिए, लोग तो बचने की कोशिश करते हैं अनुज, लेकिन यहाँ पर क्या जिला प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई है? रैन बसेरों का क्या हाल है? क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा लगातार जगह जगह पे अलाव जलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस बात का इनिशिएटिव जरूर लेते हैं, क्योंकि वो आईएसबीटी भी जाते हैं और वो रेलवे स्टेशन भी जाते हैं। उन्होंने जो बाहर के जो लोग, वहां के जो अलग से लोग जो हैं, जो स्थानीय जो बसेरे पे रहते हैं, उनके लिए जो है करीब 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए देने की बात भी की गई है। जी। और जो रैन बसेरे हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। जगह जगह पे अलाव की भी व्यवस्था की, क्योंकि प्रशासन, चाहे वो जिलाधिकारी के अंडर की चीजें हो या बिल्कुल। एसपी के अंडर की चीजें हो, बिल्कुल, ये कड़ाके की चीज सर्दी देखने में को भी। बहुत ज़रूरी हो जाता है अनुज कि जिला प्रशासन अपने तमाम लोगों का ख्याल रखे। और देखिए, आपने सीएम की तारीफ की और तारीफ के योग्य भी वो हैं, क्योंकि वो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं। बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, विकासनगर का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ विकासनगर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस महकमा गहनता से जगह जगह पूछताछ में जुटा हुआ है। इधर परिवहन विभाग की टीम ने ठंड में चेकिंग अभियान भी चलाया। 15 चालान जहां पर काट दिए गए हैं, जिसमें 3 खनन से भरे ओवरलोड वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया गया है। कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा लगभग सभी प्रकार की वाहनों की चेकिंग की जा रही है और अभी आज कोहरा भी काफ़ी लगा हुआ है। इसमें कुछ दिक्कत परेशानी भी आ रही है गाड़ी को रोकने में, और कभी लाइट गाड़ी इधर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लाइटें रिफ्लेक्ट हो रही है, इससे प्रॉब्लम भी आ रही है अभी। तो हम लगभग सभी प्रकार की वाहनों के प्रति कार्रवाई कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से उनको वर्तमान में तो अभी कोई रात्रि को जैसे कोई नहीं, लेकिन जब भी हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं या सड़क सुरक्षा अभियान होते हैं तब तो उनके उसमें दिए जाते हैं। इस समय यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि जो इनको ट्रेनिंग इस प्रकार के प्रयोग करवाया जाए। चलिए, बढ़ेंगे आगे, बात हरिद्वार की करते हैं। हरिद्वार में साल भर चलने वाले भंडारे और श्रद्धालुओं की ओर से दिए जाने वाले दान के चलते हजारों की तादाद में भिखारी मौजूद रहते हैं। देखिए, ये बड़ी खास खबर आपको बता रहे हैं। नजर आए हैं, तो दूसरे राज्यों से बच्चे नाराज होकर आ जाते हैं। इस बीच देखिए, इनका फायदा भी उठाते हैं कुछ लोग। इस तरीके से दलदल में वो फंस जाते हैं। हरिद्वार में पुलिस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने यूनिट ने एक साल में 106
से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया है, उनके परिवारों को सुपुर्द किया है। इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि अगर कोई बच्चा भटक के या नाराज होकर अपने घर से चला आता है तो उसको उसके परिजनों से मिलाया जाए, उनको सुपुर्द किया जाए। और इसमें हमारी टीम अनवरत काम करती है। अभी तक 106 बच्चे और बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है और उनके परिजनों से उनको मिलाया गया है, जो कि अभी समय अपने घर पे हैं। रोड पे टहलता हुआ या सोता हुआ इधर उधर मिलता है तो उससे हम लोग एक नेचुरल वे में पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्यों यहाँ पे सो रहे हो। तो ऐसी स्थिति में बच्चा अपने बारे में पूरा बता देता है कि क्या रीज़न है, क्यों आए हैं। और उसमें होता है कि बच्चे नाराज़ होकर घर से आते हैं। हर की पौड़ी पर तो मतलब कि बयान नहीं कर सकते हम किस तरीके से हर जगह भिखारी। अब वो है कि इन्होंने काम तो नहीं कर रहा, अपने हाथ पैर होते हुए भी, सही होते हुए भी वो भिक्षा मांग रहे हैं, तो ये तो बहुत शर्म की बात है। सबसे पहले तो प्रशासन को उनको वहाँ से भगा देना चाहिए और हो सके तो उनको छोटे मोटे रोजगारों की तरफ उन्हें भेजना चाहिए। वो अगर रोजगार करेंगे, वहाँ से पैसा कमाएंगे, अपना क्या बोलते हैं दिनचर्या, अपना जो पेट भरण पोषण है, पालन पोषण है, जो वो उससे करेंगे अपने रोजगार से, तो उनको भिक्षा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वाकई ये बहुत गंभीर बात है कि बच्चे किस तरीके से अपने घर से भाग कर आ जाते हैं। हालांकि उनको रेस्क्यू किया जाता है, सकुशल उनके घर पहुंचाने का काम पुलिस कर रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। कई हजार किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले रोहन अग्रवाल देहरादून होते हुए मसूरी पहुंच चुके हैं। रोहन अग्रवाल का मसूरी पहुंचने पर अग्रवाल महासभा और युवा प्रकोष्ठ ने पुष्प भेंट कर भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि रोहन अग्रवाल 25 अगस्त 2020 को पदयात्रा का आगाज किया था। रोहन पिछले 3 साल से प्लास्टिक के उपयोग, पर्यावरण पर इसके खतरनाक प्रभाव के खिलाफ एक वैश्विक अभियान छेड़े हुए थे। रोहन अभी तक भारत के 28 राज्यों को कवर कर चुके हैं, कई हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुके हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा कि मसूरी में जो अग्रवाल सभा है, जिन्हें मेरा इतना अच्छा स्वागत और मेरा इतना अच्छा अभिनंदन किया, मेरा प्रोत्साहन किया, क्योंकि ये सब जो प्रोत्साहन होता है इनसे हमको ऊर्जा मिलती है आगे में और काम करने की। इनके बिना प्रोत्साहन के हमारी यात्रा में कभी कभी हमको डाउन भी लगता है, लेकिन इन सब के प्रोत्साहन से, सब लोग के जुड़ाव से हमें यात्रा में प्रेरणा मिलती है और इससे ही हमको काम करने के लिए और संतुष्टि मिलती है। ये जो यात्रा है दोस्तों, यात्रा में भी मसूरी में पहुंचा हूँ। अभी उत्तराखंड मेरा 29वां राज्य है, 28 केंद्र शासित प्रदेश अभी तक मेरे हो चुके हैं। अभी उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जाने की योजना हमारी है। वाणिज्यिक न्यायालय कुमाऊं डिवीजन हल्द्वानी का उद्घाटन भट्ट कॉम्प्लेक्स नियर टीवीएस शोरूम रामपुर रोड हल्द्वानी में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल द्वारा दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन में पहुंचे मनोज कुमार तिवारी, पुरोहित और थपलियान का बार एसोसिएशन अधिवक्ताओं के द्वारा पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। न्यायमूर्ति मनोज तिवारी ने बताया कि वाणिज्य कोर्ट कुमाऊं डिवीजन में बन रहे जाने से कुमाऊं की जनता को और अधिवक्ताओं को उसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। इससे पूर्व कुमाऊं की जनता और अधिवक्ताओं को अपने बहुत से वाणिज्य संबंधी कार्यों के लिए देहरादून जाना पड़ता था, लेकिन अब उनको वाणिज्य कोर्ट कुमाऊं डिवीजन हल्द्वानी में तमाम सुविधाएं मिलेंगी। इधर लक्सर से बड़ी खबर है, प्रतिबंधित पॉलिथीन का जखीरा बरामद हुआ है। नगर पालिका राजस्व टीम ने छापामार कार्रवाई की है। मौके से तकरीबन 40 क्विंटल प्लास्टिक बरामद किया गया है। प्लास्टिक बैन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो फिलहाल प्लास्टिक बैन को लेकर लोगों को जागरूकता का अभियान, जिसपे देखिए खुद सीएम धामी सक्रिय हैं। तो प्रतिबंधित पॉलिथीन का ये जखीरा बरामद किया गया। हमारा इससे पहले वार्निंग भी देते रहे, वार्निंग पालिका से हमने माइक से अनाउंसमेंट भी करवाया था पालिका के क्षेत्र में कि सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज़ करना मना है। तो आज हमको पहले हमारा टीम के द्वारा हमको जानकारी मिली है कि ये होलसेलर रूप से इधर से बंटवा रहे हैं। उसके बाद हमने ताला खोल के दिखाया तो पूरा लगभग 35 क्विंटल के आसपास, हमको एग्जैक्टली बता नहीं रहे
roughly about 35 quintal of banned plastic is found in the place. हम उसका अभी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो आज मुखबिर के माध्यम से नगर पालिका को सूचना मिली कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में एक प्लास्टिक का जखीरा है। तो मौके पे जो अभी हमारे ईओ जो प्रभारी हैं, प्रशिक्षु IAS ऑफिसर भी हैं, तो उनके द्वारा मुझे भी सूचना दी गई, तो हम लोग मौके पे आए। तो यहाँ पे करीब ये 35-40 कुंटल के आसपास हमको प्लास्टिक मिला है। और थ्रू है वो पॉलिथीन है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, जो भारत सरकार के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और उत्तराखंड प्लास्टिक वेस्ट अधिनियम के अंतर्गत पूर्णतः प्रतिबंधित है। और इसमें उन्हीं एक्ट और अधिनियम के अंतर्गत ही हमने कार्रवाई की है। इसमें जैसा सर ने बताया कि लगभग 35 कुंटल माल जब्त किया गया है और इस पर चालान की भी कार्रवाई की जा रही है। इसको सील करके नगर पालिका में इसको रखा जाएगा और इसके रेड के माध्यम से छोटे दुकानदारों या रेडी पटरी वालों को ये स्पष्ट जो है संदेश है कि वो तुरंत जो है इसको अपने प्रयोग में लाना बंद करें। चलिए देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ, फौरन लौटेंगे हम, कहीं मत जाइएगा।